आपके समक्ष आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी होती हैं उनका कारण क्या होता है, इसमें जो फैक्टर्स हैं रासायनिक अभिक्रिया को जनरेट करने के, उन पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे कंपोनेंट होते हैं इनका निरूपण कैसे करते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला टर्म है वो है केमिकल, दूसरा क्या है रिएक्शन। तो केमिकल तो आएगा मैटर से। मैटर कहाँ से आएगी? केमिस्ट्री से। अगर हम बात करें सिंपल सी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो एक वीडियो मैंने डिस्कस किया था। वो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब है SSTA, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दीज 4 पिलर्स। व्हाट? फर्स्ट यस मीन्स structure, second yes means synthesis, third T means transformation, and last A means application. It is the 4 pillar of chemistry. इन चारों के अलावा कुछ और भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई भी अगर मिस कर देंगे तो केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है हम इन पॉइंट से ही समझ सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या? अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। जो परमाणुओं का विन्यास है किसी अणु के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, स्ट्रक्चर मानते हैं। दूसरा जो है सिंथेसिस है। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना, जोड़ करके किसी चीज़ को बनाना। तो जब जितने भी कंपाउंड हैं उनकी हम क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। उनको कोई कंबाइन करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो हमें कोई कंपाउंड प्राप्त होता है। तो कंपाउंड को बनाते कैसे हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, जो इसी पर आधारित है हमारे आज के टॉपिक से। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है चेंज, ट्रांसफॉर्म, चेंज। अब चेंज 2 तरह के हमारे पास हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। आज जिसकी बात करने वाले वो यही हमारा पोर्शन है ट्रांसफॉर्मेशन से। और लास्ट है एप्लीकेशन। इतना कुछ क्यों करते हैं, क्या उसका उपयोग है, तब हम उसके लिए हम एनर्जी खर्च करेंगे, उसके लिए हम पैसे लगाते हैं, उसके लिए समय लगाते हैं, लोगों को लगाते हैं कि भाई इस चीज़ को हम प्राप्त करें। जैसे आज हम वैक्सीन के लिए परेशान हैं कि वैक्सीन हमको जल्दी से मिल जाए, तो वास्तव में क्या वो भी एक फिनोमिनन है, केमिस्ट्री का ही पोर्शन है जो ये कहता है कि हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो सिंथेसाइज होगा उसका हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। और वहाँ पर वैक्सीन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके। आगे बढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री को ओवरऑल अगर 2 शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? रिएक्शन। जो भी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस हम कैसे मानते हैं, क्या चेंज होता है? चेंज तो 2 तरह के हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। चेंज का मतलब सीधा सा है कि ऐसा कोई चीज़ हो, इस रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें कोई नई प्रॉपर्टीज़ आ जाए। जब नई प्रॉपर्टीज़ आती है कंपाउंड के अंदर तो हम उसको क्या मानते हैं? केमिकल चेंज करते हैं। और नई प्रॉपर्टी कैसे आएगी, कैसे हमको पता चलेगा? जब हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग होगी। क्योंकि जब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग होगी, या तो मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर ले, रीअरेंज करने का मतलब दाएं से बाएं हो गया। एक बढ़िया एग्जांपल है लिनोलेनिक एसिड। डी फॉर्म होता है और एल फॉर्म होता है। लिनोलेनिक एसिड दोनों के एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड जैसा ही है, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। हमारी बॉडी क्या करती है? डी ग्लूकोज को ही प्रयोग करती है, एल ग्लूकोज को प्रयोग ही नहीं करती। यानी हमारी बॉडी जो है बड़ी इतनी स्पेसिफिक है कि डी ग्लूकोज को ही बॉडी में उपयोग करती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं लिनोलेनिक एसिड की, तो हमारा जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन वो भी क्या करता है, ये भी बहुत सेंसिटिव है, वो क्या करता है? डी लिनोलेनिक एसिड को ऑरेंज की तरह स्मेल करता है, जबकि एल लिनोलेनिक एसिड को लेमन की तरह। यानी ऑरेंज और लेमन में पाया जाने वाला केमिकल एक ही है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस दायां और बायां हाथ कह दें तो हाथ है, लेकिन दायां और बायां हाथ में फ़र्क तो है। फ़र्क इसलिए है कि देखें ऐसे अगर हम सुपरइम्पोज करें तो मैच नहीं करता, इनमें सिमेट्री नहीं है। अगर ये सिमेट्रिकल होते तो ये सीधा सीधा इसका मिरर इमेज बनता, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए?
एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर रखता है। तो ठीक उसी तरह से हम जो लिनोलेनिक एसिड की बात मैं कर रहा था कि यानी कि एक की ऑरेंज जैसी स्मेल है और एक की लेमन जैसी स्मेल है, तो ये जो प्रॉपर्टी कैसे आती है, चेंज इन द स्ट्रक्चर। और जब चेंज इन स्ट्रक्चर होता है, एटम के विन्यास जब चेंज होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके कलर में परिवर्तन होता है, उसके गंध में परिवर्तन होता है, प्रेसिपिटेट होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है। गैस का एवोल्यूशन होने का मतलब उससे कोई छोटा पार्ट वहाँ से निकले, कोई बड़ा कंपाउंड था, उससे दो एटम निकल करके एक सिंपल से मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या 2-3-4 एटम मिलकर गैस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, वाटर है, इसके रूप में क्या होता है, रिलीज होता है। या कभी कभी क्या करता है, वो फायर प्रोड्यूस करता है, आग प्रोड्यूस करता है, फ्यूम प्रोड्यूस करता है। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा है कि वहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज के जो लक्षण हैं वो क्या हैं कि कहीं हीट इन्वॉल्व होगी, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी यानी चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेशन, चेंज इन ऑर्डर, गंध भी चेंज होती है, चेंज इन टेस्ट भी चेंज होता है। हम जो भोजन करते हैं, दाल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं, खासतौर से मैं ऑयली फूड की बात करूं, तो उसका जो देखें सर्वाइवल क्या होता है, कुछ दिनों तक ठहराव उसमें होता है। यानी अगर ऑयली फूड हमारे पास कोई बन जाए ढंग का, तो क्या होता है, 1 दिनों 2 दिनों 3 दिनों तक नहीं खराब होता जल्दी। जबकि हमारे जो नॉर्मल जो फूड होते हैं, जो प्रोटीन, जैसे दाल की बात करूं, तो अगर आपने आज सुबह बनाया तो कल वो सुबह तक शायद खाने लायक नहीं रहेगी, अगर फ्रिज में नहीं रखा है तो, टेम्परेचर में इक्विप नहीं किया है तो ये खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स क्या होती है, बैक्टीरिया द्वारा क्या होती है, डिकम्पोज होना शुरू होती है। जब डिकम्पोज होना शुरू होती है, चूंकि वो भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, तो जब डिकम्पोज होती है तो क्या उसमें एक तरह से क्या होता है, बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जो उसमें फैट है वो भी क्या करता है, अनप्लेजेंट स्मेल, एल्डिहाइड कीटोन बनने के कारण क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो हमारा जो अनप्लेजेंट स्मेल हुआ, ये भी क्या करता है, एक तरह से ऑर्डर चेंज हुआ। जबकि हम जब खा रहे थे तो प्लेजेंट स्मेल थी, बहुत अच्छे से हम खा रहे थे, बहुत मन लगा खा रहे थे। लेकिन जब वही भोजन से हम बासी भोजन कह देते हैं, वो हमारा क्या करता है, खराब स्मेल लगता है। यानी वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत कॉमन एग्जांपल, दूध से दही का बनना। दूध से हम दही बनाते हैं तो क्या होता है, दूध हमारा थोड़ा सा मीठा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जबकि दही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड सॉर टेस्ट या खट्टा होता है। एक सिंपल सी पत्ती हम देख लें जो बहुत आराम से मिल जाएगी कहीं पर भी, सूखी पत्ती को जला दीजिए। आप जलाते हैं, जलाने के बाद क्या देखते हैं, उस पत्ती से आग भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, और उस पत्ती के जलने में कलर भी परिवर्तन होता है। सूखी पत्ती है तो उसका कलर ब्राउन होता है और जलने के बाद ब्लैक हो जाता है। तो ये जो कलर में परिवर्तन हुआ, रंग में गंध में परिवर्तन हुआ, इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन हुआ, और लाइट भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है। इतने सारे चेंजेस सिर्फ एक पत्ती के जलाने में आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया केमिस्ट्री का एग्जांपल तो शायद कहीं नहीं मिला। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। तो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। हमारा शरीर बहुत बड़ा एग्जांपल इसका है। बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। दिन रात हम जो भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेस्ट होता है और ब्रेक होकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। तो ये जो पूरा हाइड्रोलिसिस होती है, ये पूरी क्या है, केमिकल चेंजेस। अगर ना हो तो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको देखने का जो तरीका हमारे पास होता है कि हमने क्या लिया था और क्या बना। जो लिया था उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जो बनता है और राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और इनमें एक रूल काम करता है, क्योंकि रूल ये है कि हम कभी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मैटर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कहीं किसी पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो उस पदार्थ का वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसी का पार्ट था। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको 900 डिग्री सी तक हीटअप करें, टू 1000 डिग्री सी तक हीटअप करें, तो आप क्या देखते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये गैस फॉर्म में है। ये क्या होगा, इवॉल्व होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा एक कंपाउंड क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ दो स्टेट में, एक सॉलिड और एक गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई, निकल गई। अब बचा क्या हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो वेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, कम होगा। ना हो तो हम शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट को वेट कर लें और देख लें आराम से 900 डिग्री से गर्म करके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या उड़ जाता है। तो फिर जो बचता हमारे पास ये है, इसका वेट कितना होगा, बहुत उसके कंपेयर में कम ही होगा। लेकिन अगर हम बंद बर्तन में क्रिया कराएं तो देखते हैं क्या कोई चेंज नहीं होता उसके वेट में। तो ये इंडिकेट करता है केमिकल चेंज होने के बावजूद जो हमारा पूरा मैटर बना है उसमें कोई वेट में कोई चेंजिंग नहीं होती, ओवरऑल चेंजिंग नहीं होती। इंडिविजुअली तो हो सकती है, क्योंकि उसी से हम 2-3 मॉलिक्यूल प्राप्त किए हैं, 2-3 चीज़ें बनाए हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 या 3 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है।
तो ये क्या हमारे केमिकल रिएक्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल था जिसको हमने समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर है कि ये जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो पार्ट हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड मेक होते हैं, यानी पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और जो नया बॉन्ड बनता है नए कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं ये भी जरा जानना जरूरी। मैं कह रहा था कैसे शुरू होता है रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर चुपचाप पड़ा रहता है, सुस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेबल है, तभी तो उस फॉर्म पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे उसको बाहर से एनर्जी मिलती है, चाहे जिस रूप में मिले, आपने उसको पीट के दिया है, चाहे हीटअप करके दिया है, चाहे कोई केमिकल मिला दिया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो फिर क्या करता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है और नए बॉन्ड बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। क्योंकि ये चीज़ आती कहाँ से है, इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा हमको, एक एटम का। अभी जो पीछे हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जब एक एटम के जो आउटर सेल होते हैं, जिसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, उसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। और वैलेंस सेल क्या करता है, किसी भी एटम की वैलेंसी को डिसाइड करता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के बगल में कौन है, बेरिलियम है, बोरान है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर बाद में हम नियॉन भी ले सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिथियम क्या होगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके इस प्रकार से हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लगातार नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में बढ़ते जा रहे हैं। जब बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, लगातार पहले बढ़ती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन अडॉप्ट करना। इसके चक्कर में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन या तो लेते हैं, या तो देते हैं, या तो शेयर करते हैं। तो अगर 1-2 है तो उनको देने में आसानी होती है, और 6-7 है तो लेने में आसानी होती है, और 3-4 है, 5 है तो फिर क्या करते हैं, शेयरिंग कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मोस्टली क्या करता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये भी मोस्टली क्या करता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये भी आयनिक और क्या नाम है, आयनिक कंपाउंड साथ साथ क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है शेयरिंग के साथ। तो ये जो कंपाउंड बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है। अब हम एक की बात करें, इसमें सिर्फ लिथियम की बात करें तो लिथियम का पहला सेल क्या कहता है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी वाले में क्या है, इन आउटर मोस्ट सेल में क्या, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 था, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट सेल में क्या, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, लॉस करेगा मतलब क्या होगा, फिर ये इनर्ट गैस को अडॉप्ट कर लेगा हीलियम की जैसा। तो यहाँ पर इसने एक लॉस किया तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। यानी आउटर मोस्ट सेल क्या करता है, वैलेंसी को डिसाइड करता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, एक एटम की इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो हर एलिमेंट की वैलेंसी अलग अलग होती है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और जितने ही हमारे नॉन मेटल हैं वो निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि देखें जरा सा, इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1-2 गेन कर लेंगे तो फटाक से क्या होगा, ये स्टेबल बन जाएंगे। जैसे क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लगातार सब के सब क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन बनाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन बनते हैं। नाइट्रोजन में नाइट्राइड आयन, फास्फाइड आयन बनते हैं। तो इस तरह से इनकी बात है। कार्बाइड भी बनता है, लेकिन ऐसे केस हमारे पास कम एग्जाम्पल हैं, इनके कार्बाइड कम बनते हैं, जबकि नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ज़्यादातर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड बनते हैं। यानी हेलाइड बनने की जो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा कि पूरा समंदर भरा हुआ है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड से। तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे आती हैं, वास्तव में इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है उनकी वैलेंसी है। तो अगर हम पूछे वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा उसके नंबर ऑफ बॉन्ड को। अब कार्बन की देखें वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इसी नाते कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। और टेट्रावैलेंट होने के नाते क्या है, कार्बन ने अपनी पूरी अलग केमिस्ट्री बना रखी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कार्बन और सिलिकॉन इतना तो कोई भी शायद ही कोई कंपाउंड बना सकता है।
और सबसे बड़ा जो चीज़ इसके पीछे रीज़न है उनकी वैलेंसी 4 होना, और ये 4 होने के साथ साथ जो बॉन्डिंग एनर्जी इनकी है वो बॉन्ड लेंथ जो है ये इनको बहुत स्टेबलाइज करती है। कार्बन का जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर खोजा गया ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प घटना थी, और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई तो 2 अलग अलग जगहों पर हुई। एक लीबेल वन टफ एक लीबेल कर रहे थे और एक जगह वन टफ कर रहे थे, और दोनों लोगों ने एक ही चीज़ को एक ही टाइम में अलग अलग जगह डिस्कवर किया था, और इसीलिए केमिस्ट्री की जब पहले नोबेल प्राइज़ दी गई दोनों को एक साथ दिया गया था। लीबेल वन टफ को वो था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी कार्बन को टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये शो किया गया। तो अब तक वो क्या था, 2D स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, कार्बन ऐसे 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 ऐसे, यानी एक कार्बन है और एक लेफ्ट एक राइट एक अप एक डाउन, इस तरह से कार्बन को दिखाया गया। लेकिन बाद में कहा नहीं भाई ये पूरा क्या होता है 4D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर वो क्या है, इसका बीच में कार्बन मान लें तो ये 109 डिग्री का, ये 109 डिग्री का और ये 109 डिग्री का, इस तरह से क्या होगा ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। 4 साइड ये अगर हम मिला दें इसको तो एक साइड ये हुई, दूसरी साइड ये हुई, तीसरी साइड ये हुई और चौथी साइड नीचे बनती है। ये पूरा क्या होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का। आगे मैं चलता हूँ केमिकल रिएक्शन में। तो जो बात मैं कर रहा था कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उसमें भी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा गौर करें इस पर। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ज़रा देखें, ये कंपाउंड हम कहते हैं बेंजीन, इसको बेंजीन कहते हैं, C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3Cl से यानी मेथिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट AlCl3, तो क्या होता है इस बेंजीन पर हाइड्रोजन हट करके यहाँ पे CH3 लगता है और ये बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। वास्तव में इसका नाम क्या है मेथाइल क्लोराइड, और ये क्या है बेंजीन, ये बन गया फेनिल। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेथेन या मेथिल बेंजीन या इसी को हम कहते हैं टॉलुइन भी कहते हैं, कॉमन नेम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6CH5CH3। अगर आप गौर से देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इधर कितना था 617, इधर भी क्या है 6 और 17। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ सब पर, यानी 6 + 3 9 हाइड्रोजन है। इधर भी देखें तो 5 + 3 18 एंड 9 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ क्लोरीन भी देखें, इधर भी 1 इधर भी 1 है, तो सब नंबर ऑफ आइटम बराबर है। लेकिन जो अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, C6H6 से क्या हुआ C6H5 हुआ, यहाँ हाइड्रोजन 6 है हाइड्रोजन 5 है, वो रिप्लेस किया किसके द्वारा CH3 द्वारा, और ये बन गया कंपाउंड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है प्रोडक्ट होती है, और ये कंडीशन है। जो रिएक्टेंट है उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जरा इस पर गौर करें। सबस्ट्रेट का मतलब है सबस्ट्रेटम से जो आधार पर जमीन पे पड़ा होगा वो होगा सबस्ट्रेटम, यानी इसकी एनर्जी क्या होती कम होती है, लेस मोबाइल होता है, लोअर एनर्जी रखता है, इसी नाते क्या होता है चुपचाप शांति से पड़ा रहता है। लेकिन जो रिएजेंट है, नाम से रिएजेंट है, रिएक्टिव है, रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है, वो आयनाइज हो जाता है, जबकि ये कम पोलर होता है या नॉन आयनाइजेबल होता है। लेकिन ये आयनाइजेबल होता है, पोलर होता है, पोलैरिटी ज़्यादा रखता है, मोबिलिटी ज़्यादा रखता है, डाइपोल मूवमेंट इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक करता है और तुरंत क्या करता है रिएक्शन को स्टार्ट करता है। मैंने अभी कहा था पीछे कि मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन करता है, या तो हम उसको पीटते हैं, या तो उसको हीटअप करते हैं, या तो कोई केमिकल गिराते हैं या केमिकल देते हैं, केमिकल से इंट्रैक्शन कराते हैं। तो यहाँ हमने केमिकल से उसको इंट्रैक्शन किया। हालांकि अब तो साउंड और लाइट की बात करते हैं, हम किसी पे लाइट डालें या साउंड डालें, लाइट का मतलब यूवी लाइट की बात करें तो केमिकल चेंज हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट से हमारे बॉडी के ऊपर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ CH3Cl की बात मैं करूँ,
मेथिल क्लोराइड की, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, नेगेटिव पार्ट क्या करता है, इसके हाइड्रोजन CH पॉजिटिव को निकालता है और HCl बनाता है, और ये जो पॉजिटिव उस नेगेटिव अटैक करके क्या बनाता है, मेथिल बेंजीन बना देता है। तो ये जो पूरी चीज़ है देखें तो इसमें दो पार्ट चीज़ें और आ गई रिएक्टेंट में, एक सबस्ट्रेट, दूसरा क्या होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल का होगा, जिसकी एनर्जी लो होती है, लो मोबिलिटी होती है, जबकि रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है और ये पोलर होता है, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को उत्पन्न करता है। जब ब्रेक होगा तो ये दो चीज़ें देता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक CH3 पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इसी तरह से नेगेटिव पार्ट हमारा जो बनता है वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी नाते अगर आपने पढ़ा होगा BSc में या क्लास 12th में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि रिएक्टेंट में क्या पार्ट है और हमारा जो सबस्ट्रेट बनता है उसको रिएक्शन के हिसाब से नाम दिया जाता है। कभी डिकम्पोज प्रोडक्ट कहते हैं, कभी एडक्ट कहते हैं। एडक्ट का मतलब क्या होगा, सब जुड़ करके एक बनाए, सब जुड़ करके एक बनाए। उसका भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन। अगर इस पर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो ये डीकलराइज हो जाता है और बनता क्या है, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। डाइक्लोरो एथेन बनता है। ये डाइक्लोरो जो एथेन बनता है, ये दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तो सबसे जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दो रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट कहते हैं। ये खास तौर जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड या जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो मिल करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन है। इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग या लाइट क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसी तरह से थोड़ा जो और बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनसे बड़ा ले मॉलिक्यूल, तो अमोनिया हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बना। और आगे बढ़ते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, जब इस पर हम क्या करते हैं 2Br2 से रिएक्शन कराते हैं या 2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट, तो क्या होगा, ये बनता है CHCl2 टेट्राक्लोरोइथेन बनता है, ये कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह से जो हमारा बेंजीन है, जिसको भी हम कहते हैं C6H6, इस पर जब 3Cl2 से रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये लाइट का मतलब UV लाइट से है, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है, ये C6H6Cl6 बनाती है। इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, Cl क्लोरीन 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 और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, H हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये जितने डबल बॉन्ड थे वो क्या हुए, सब गायब हो गए। ये जो था यही चीज़ है वो। तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं, आपने क्या देखा, यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल इसके, 1 मॉलिक्यूल इसका, और ये पूरा सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल इसका, और ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल मिलकर सिंगल प्रोडक्ट। यानी 2 और मोर देन 2 जब रिएक्टेंट हमारे कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, है एडिशन रिएक्शन। तो जो एडिशन रिएक्शन है वो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का। दूसरा जो टाइप है वो सब्स्टिट्यूशन है। उसमें क्या होता है, इसी अगर बेंजीन को हम अगर ऐसे कराते AlCl3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे Cl2 सिलेक्शन कराते तो ये हमारा जो कंपाउंड बनता वो बनता क्या, बेंजीन के ऊपर लगता है यहाँ पर Cl और प्लस बनता HCl। तो क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट लिया था, 2 प्रोडक्ट बना। एक Cl यहाँ क्या हुआ, निकला यहाँ से और यहाँ H को रिप्लेस करके फिर यहाँ पर ये बन गया Cl और ये Cl यहाँ लग गया। 2 Cl2 थे, 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन क्या हुआ यहाँ पर लग गया और एक क्लोरीन यहीं रह गया और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के साथ कंबाइन किया और ये बन गया ये Cl। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये C6HCl है, C6 है, H6 और यहाँ पे C6H5 है और Cl है। यानी जो हाइड्रोजन था एक कम हुआ, वो कहाँ गया इसके पास और बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट का जो कोई पार्ट क्या होता है दूसरे रिएक्टेंट के पार्ट, रिएजेंट के पार्ट से क्या होता है, रिप्लेस होता है। यहाँ पे रिएजेंट हमारा ये है, सबस्ट्रेट हमारा ये है और दोनों मिलकर रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, कोई पार्ट जो होता है किसी, यानी
उसका आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम क्या होता है, दूसरे आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से रिप्लेस होता है और ये बन जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खास बात क्या है, जितने बॉन्ड यहाँ ब्रेक होते हैं उतने ही बनते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितने रिएक्टेंट लेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना नंबर था रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन में। और तीसरा जो है एलिमिनेशन, ठीक इसका उल्टा, जो एडिशन था कि दो मिलकर के एक बनाते हैं, यहाँ एक से दो या दो से ज़्यादा बनते हैं, वो होता हमारा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तो एडिशन था, ये एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, सब्स्टिट्यूशन का। और ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन का। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक प्रोडक्ट होगा, सॉरी एक रिएक्टेंट जो होगा, उससे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, इसको देखें। जो मैंने अभी एग्जाम्पल शुरू में दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 डिकम्पोज होता है, CO बनता है और CO2 बनता है। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट था, उससे दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ एक तरह से, या एलिमिनेशन हुआ। हालांकि डिकम्पोजिशन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होता है, एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। फोटोकेमिकल जो है लाइट की प्रेजेंस में होता है, जो थर्मल होता है हीट की प्रेजेंस में होता है, जो थर्मल जो हीट की प्रेजेंस में होता है, फोटोकेमिकल जो होता है लाइट की प्रेजेंस में होता है। और एक सोनिक भी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, साउंड से कराते हैं, यानी वाइब्रेशन देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल हमारा डिकम्पोज होकर के एक दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है। और भी देखें, जैसे इसी का हम देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH CH2Cl। यहाँ पे जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं तो क्या होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये जो एलिमिनेशन होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन कहते हैं। तो यानी जो सेचुरेट कंपाउंड था उससे क्या हुआ, एक अनसेचुरेट कंपाउंड बना। यहाँ पे देख लें जरा गौर से, ये सेचुरेट कंपाउंड है। सेचुरेट कंपाउंड कैसे, मैंने कह दिया, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कार्बन की सारी वैलेंस सेटिस्फाइड है। और सेटिस्फाइड का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और यही प्रेजेंस है। फिर यहाँ पर जब ये बन जाता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ से एक जगह से हाइड्रोजन रिलीज होता है और एक जगह से क्लोरीन निकलता है। तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक H मिस हुआ और एक Cl मिस हुआ, तो ये बन गया Cl। और एक कारण पर दो हाइड्रोजन, इस कारण पर दो हाइड्रोजन बचेंगे। ये दो हाइड्रोजन आपको दोनों कारण पे रेस्पेक्टिवली दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या एग्जांपल था, एलिमिनेशन रिएक्शन का। तीसरा होता है, चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल का जो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम या कोई फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, वो रीअरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, ये खास तौर से ऑर्गेनिक के पार्ट में माने जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने होते हैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को शो करते हैं। हालांकि कुछ इनऑर्गेनिक में खास तौर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अंदर भी ये देखा गया है। ज़रा मैं देखूँ, मैं आपको बताऊँ आपको। जैसे कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ केस, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया Br। तो क्या देखा आपने, एक तो डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल दी, और दूसरा क्या, Br जो है यहाँ पे चला आया, किसी कंडीशन से आया लेकिन आया। तो अब इसका नाम क्या होगा, चेंज होगा, प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे कम अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, जो सर्जे फ्लूइड कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी थी वो ये थी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वो फिर से क्या करता है, अपने आप को मॉलिक्यूल रीअरेंज करता है स्टेबलाइजेशन की तरफ। यानी ये यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, बहुत आराम से आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, एनर्जी की डिमांड करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। आप कभी कम मतलब अनस्टेबल अगर होते हैं तो ये जाहिर सी बात है आपको एनर्जी चाहिए ही, और बिना एनर्जी के आप अनस्टेबल नहीं हो सकते। और एनर्जी अनस्टेबल होते हैं तभी रिएक्शन भी करते हैं, तभी कोई एक्शन भी हम करते हैं। और जब स्टेबल रहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, तो हम कोई चीज़, कोई रिस्पॉन्ड या कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी मॉलिक्यूल ज़रूरत पड़ती है एक रिएजेंट की, जो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है रिएक्शन के लिए, यानी एक्सेलरेट करता है रिएक्शन के लिए। इस प्रकार से क्या हमारे ये जो केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं नए गुणधर्म के साथ।
नया गुणधर्म मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, जैसे दूध से दही का बनना लिया, दाल का बासी होना लिया, जो हमारे कच्चे फल होते हैं पक जाते हैं उनमें भी क्या होता है, टेस्ट में चेंजिंग होती है। तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं, सूखी पत्ती का जलने वाला लिया। ये जो एग्जाम्पल थे वो क्या थे, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल थे। भौतिक परिवर्तन भी एक परिवर्तन होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट है और उसमें कोई किसी भी तरह का नया कंपाउंड नहीं बनता है। स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आ गया, तो ये रिएक्शन केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, केमिकल चेंज में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।